कैसे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रही है पर्यावरण के मुद्दे, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और यहाँ का आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, नीट के लिए यूज़फुल है और लगभग ना अनेक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना ये हमेशा आते ही रहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम लोग हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। इसको वैश्विक तापन भी कहते हैं ना, वैश्विक उष्णता भी कहते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं होने का, तो नहीं होना है, नहीं होने का नहीं है ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव या वैश्विक उष्मन ये भी कहेंगे, वैश्विक तापन भी कहेंगे और इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव है ना। तो सीधा हम लोग टॉपिक में चलते हैं, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, छोटी छोटी बातें फिर बड़ी बातें में चलेंगे। तो सबसे पहले बात है CO2 और CH4 या नाइट्रस NO2, ठीक है ना। तो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सब ना एक सीमित मात्रा में पृथ्वी में आवश्यकता होती है। जैसे कि CO2 की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो मनुष्य उसको ले लेता है, मनुष्य उसको छोड़ता है और उसको पौधा ले लेता है। CO2 को पौधा लेता है ना, और पौधा O2 छोड़ता है, उसको मनुष्य ले लेता है। मतलब क्या होता है, इसकी मात्रा कम होती है, ज़्यादा होती है, कम होती ज़्यादा होती है, ऐसा मतलब मेंटेनेंस रहती है। लेकिन कभी कभी इन सब की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है ना, तभी ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो कैसा होता है, देखिए ध्यान से, कि इसकी सांद्रता जितनी होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा होती है तभी होती है क्रिया। ठीक है ना। आप एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे इफेक्टिव गैस कौन है, आपका CO2। ठीक है। तो देखिए, सामान्य सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर जो CO2 या CH4 है या नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता अगर कम है तो ठीक है, जितनी पर्याप्त मात्रा चाहिए उतना है तो कम है। लेकिन इसकी सांद्रता अगर अधिक हो रही है तो सामान्य सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर CO2 एवं CH4 एवं नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक स्तर बना लेती है। अब CO2 की सांद्रता ज़्यादा हो रही है ना, इसकी तो नॉर्मल है ही ना, इसकी सांद्रता तो बढ़ नहीं सकती है ना। तो सामान्य सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर CO2, यहाँ पर अल्पविराम जरूरी है ना, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ी है ना, ये तो आपके नॉर्मल स्थान पर है। तो सामान्य सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर CO2 मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक स्तर बना लेता है। चलिए, यहाँ पर एक पृथ्वी, हमारा पृथ्वी तो एक ही है ना, ठीक है। और ये ऊपर में, ये पृथ्वी के ऊपर में कौन सा गैस है, CO2। ओके, ये जो CO2 गैस है वो किसके साथ मिलकर, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलकर एक परत बनाती है ऐसे। ये पृथ्वी है ना, और यहाँ से आ रही, ऊपर से आ रही क्या, सूर्य की प्रकाश। आगे देखते हैं क्या होगा। सामान्य सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर CO2 CH4 एवं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक स्तर बनाता है। CO2 है ना, वो इन दोनों के साथ एक स्तर बनाता है जो कि कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को, यहाँ से जो विकिरण आता है ना, ठीक है प्रकाश जी, तो जो कि कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को पृथ्वी के वातावरण में तो प्रवेश करने देती है। चलो यहाँ से प्रवेश कर ली, ठीक है। यहाँ पर परत बना है, बताया ना मैंने, इसका परत बना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवेश कर ली पृथ्वी में, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य वाले ऊष्मीय किरणों को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है। अब आने टाइम तो कम तरंग दैर्ध्य थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जब परावर्तन बोल सकते हैं या कुछ भी क्रिया है, यहाँ पर आई ना प्रकाश, तो यहाँ पर धरती में टकराने के बाद कुछ तो परिवर्तन होगा, है ना। तो यहाँ पर उच्च तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण आ जाते हैं। ये जो टिप्स है आपको कहीं नहीं मिलेगा, या कोई दूसरा टीचर समझाए नहीं समझाएगा, लेकिन उस इस तरीक़ा से नहीं। और ये अपना कोई घमंड नहीं है, ये आपका एटीट्यूड है। मतलब कहा जाए कि ये अपना एक तरीका है समझाने का, मतलब ना ये कहीं पुस्तक में लिखा तो नहीं रहेगा, है ना, ठीक है। तो जो कि कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को पृथ्वी के वातावरण में तो प्रवेश करने देती है, प्रवेश करने के टाइम आ जाती है तो जरूर, लेकिन यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, परत बना हुआ है, किसका, CO2 CH4 नाइट्रस ऑक्साइड का। तो कम तरंग दैर्ध्य वाले तो आ जाती है, लेकिन जब ये उच्च तरंग दैर्ध्य वाले हो जाते हैं तब वापस जाने के लिए ये रोकती है परत। तो पूरा जितना आना है वो आ रहा है और वापस जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो जो कि कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को पृथ्वी के वातावरण में तो प्रवेश करने देती है, प्रवेश करने दे देती है, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य वाले ऊष्मीय किरणों को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है। यहाँ से आ गई, आने तो दिया, अब ये उच्च तरंग दैर्ध्य वाले हो गए हैं ना, अब यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी, तो यहाँ पर रुकेगा ना, रुकेगा मतलब धरती पृथ्वी जो है गर्म हो जाएगा। ओके, तो सामान्य सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर CO2 है वहाँ CH4 नाइट्रस ऑक्साइड के साथ
एक स्तर बना लेता है, यहाँ पर स्तर बना देता है, जो कि कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को पृथ्वी के वातावरण में तो प्रवेश करने देती है, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य वाले ऊष्मीय किरणों को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है। फलतः पृथ्वी की सतह में तापमान में क्रमिक वृद्धि होने लगती है या होती है। इसे ही हरितगृह प्रभाव या वैश्विक उष्मन कहते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल परिभाषा हो गया, नॉर्मल नहीं, हाई क्वालिटी का परिभाषा। ठीक है, अब नॉर्मल परिभाषा, तो CO2 तथा CH4 व नाइट्रस ऑक्साइड के कारण एक स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है, हरितगृह प्रभाव कहलाता है। ओके, नॉर्मल भाषा में लिख लीजिएगा। हरितगृह प्रभाव शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जे फूवियर ने, है ना, फूवियर बोलेंगे, FOURIER, फूवियर। तो हरितगृह प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे फूवियर ने 1827 में किया था। इसे वायुमंडलीय प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग अथवा CO2 समस्या भी कहते हैं। CO2 समस्या क्या है करके आगे हड़बड़ा जाओगे फिर, है ना। CO2 समस्या क्या है, तो यही है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप हरितगृह प्रभाव क्लियर करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं हरितगृह गैसों में चलते हैं कि हरितगृह के लिए उत्तरदायी कौन कौन से गैसें हैं। चलिए, तो सबसे पहला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब है हरितगृह गैसें। तो आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 2 हरितगृह गैसों के बारे में समझाइए। ठीक है ना जी। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ज़्यादा ये मत करना, क्या बोलते हैं, सेम टू सेम लिखने वाला समझ कर लिखना है ना। तो हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैसों में CO2 सबसे महत्वपूर्ण गैस है। इसको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1750 ईस्वी अर्थात औद्योगिक क्रांति से पहले वातावरण में CO2 की सांद्रता 280 ppmv था। ठीक है, ये मात्रक है उसका, 280 ppmv था। इसका पूरा नाम बताइए जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में। हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में CO2 सबसे महत्वपूर्ण गैस है। 1750 ईस्वी अर्थात औद्योगिक क्रांति से पहले वातावरण में CO2 की सांद्रता 280 ppmv था तथा औद्योगिक क्रांति के बाद 1994 तक इनका सांद्रण 358 ppmv हो गया तथा इसके CO2 सांद्रता में 1.5 ppmv प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई। ठीक है ना। यदि इसी दर से CO2 सांद्रता में वृद्धि होती रही तो 21वीं शताब्दी के अंत तक इसका सांद्रण 500 ppm हो जाएगा और वायुमंडल में उपस्थित CO2 वायुमंडल के तापमान के विकिरण के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। ठीक है ना, तापमान बढ़ जाएगा। तो आप क्या करना है, केवल इतना लिखना है, नहीं इसको लिख सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा सरल है। हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैसों में CO2 सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ओके, अब आपको लिखना है कि फिक्स नहीं लिखना है 1750 करके, ठीक है, वो तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग कि सर्वप्रथम क्या होता है, औद्योगिक क्रांति से पहले वातावरण में CO2 की सांद्रता है वो 280 ppm थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद वो क्या हो गया, 358 ppm हो गया, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और उसकी सांद्रता है 1.5 ppm प्रति वर्ष बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ओके, अगर इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो हरितगृह प्रभाव उत्पन्न होता जाएगा। सोच सोच के लिखना यार, ज़्यादा रटना नहीं है। दूसरा गैस आता है मेथेन, CH4। मेथेन वायुमंडल में मुख्यतः दलदली क्षेत्र, जैविक पदार्थ एवं जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त होता है। CH4 है ना वो, ये तो लगभग जीवाश्म ईंधन के दहन से होता ही होता है, नहीं नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि दलदली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, जैसे कि कोई कुआं है ना, उस कुआं में अधिकतर अगर कुआं बहुत दिनों तक बंद है या बहुत गहराई है ना, तो उसमें मेथेन गैस बनना शुरू हो जाता है लगभग। ठीक है ना, तो मेथेन वायुमंडल में मुख्यतः दलदली क्षेत्र, जैविक पदार्थ एवं जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त होता है। यह प्रकृति में 0.0002 मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जो कि CO2 की सांद्रता 0.03 से कम होती है, लेकिन CO2 की तुलना में मेथेन, है ना, 20 से 21 गुना अधिक हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब कहा जाए ये भले ही मात्रा कम है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, उत्तरदायी है।
ठीक है ना। आगे आता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको मैं ज़्यादा समझा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये समझाने लायक है ही नहीं ना, केवल थ्योरी है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ना, ये NO2 संबंधित है, बताया था मैंने शुरू में, ठीक है। तो यहाँ गैस रासायनिक तौर पर उदासीन होता है। वायुमंडल में NO2 नाइट्रस ऑक्साइड है, वहाँ CO2 की तुलना में 290 गुना अधिक हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करती है। ओके, ये अपने पास नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे हम लोग चलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, यहाँ इसका पूरा नाम आ सकता है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह हरितगृह प्रभाव के 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। 20% ना, 100% में से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सामान्यतः हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। CO2 की तुलना में CFC12 है ये ना, तो यह हरितगृह प्रभाव के 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC11 और CFC12 में सामान्य हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। CO2 की तुलना में CFC11 3500 गुना व CFC12 7300 गुना अधिक प्रभावी होता है इसकी तुलना में, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रभाव तो ये जरूर दिखाता है, लेकिन ना सबसे ज़्यादा मात्रा किसको होती है? अपने पास CO2 की, यही सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है ना। CFC पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से क्लोरीन मुक्त करता है, जो कि ओजोन से क्रिया कर उसे O2 में बदल देता है, ठीक है। मतलब ओजोन का है ना O3, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ओजोन के बारे में, है ना। O3 है, इसको O3 ओजोन परत है, जो कि हमारे पृथ्वी में आने वाले जो पराबैंगनी किरणें हैं ना, उसको रोकने का कार्य करती है। विकिरण है, अल्ट्रावायलेंट किरणें हैं ना, उस सबको रोकने के कार्य करता है, ठीक है, ताकि कैंसर वगैरह ना हो करके, है ना। लेकिन क्या होता है कि ये जो CFC है ना, CFC जी, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वो क्या होता है कि पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आ जाती है। ये पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आती है ना CFC, तो ये क्या निकालती है? क्लोरीन। और क्लोरीन निकालती है ना, क्लोरीन मुक्त करती है, जो कि ओजोन को O3 को क्या बदलता है? O2 में बदल देता है, ऑक्सीजन में बदल देता है। तो ओजोन परत क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है ना, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है। इस तरह से ये हो गया आपका हरितगृह गैसें। तो 4 गैसें में 2 गैसें अच्छी तरह से याद करिएगा, ठीक है ना, और कम कम मात्रा में, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग हरितगृह प्रभाव के दुष्परिणाम, है ना। तो वैश्विक तापन तथा जलवायु परिवर्तन पहला, ठीक है। वैश्विक तापन तथा जलवायु परिवर्तन, इसको भी नॉर्मल लिखने का है ना, कि CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने पर हरितगृह प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। क्यों? CO2 की सांद्रता में वृद्धि होगी तो हरितगृह प्रभाव होगा, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। फलस्वरूप महासागरीय जल गर्म हो जाती है, जिससे समुद्र की सतह में वृद्धि हो जाती है, जो समुद्री बाढ़ का कारण होता है, ठीक है ना। जब महासागरीय जल है वो गर्म हो जाती है ना, ठीक है ना, तो जो समुद्र की सतह है ना, ठीक है, उस सतह में वृद्धि होती है। कहा जाए समुद्र का जो सतह है वो वृद्धि करने लग जाती है, उसके नीचे का भाग वृद्धि करना आता है, जो कि क्या हो सकता है कि समुद्री बाढ़ का कारण हो सकता है। तालाब, नदी, झीलें आदि के जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जो कि वायुमंडल में परिवर्तित कर देता है। सीधी बात है कि जब वाष्पीकरण होगा तो वायुमंडल में परिवर्तन तो जलवायु में परिवर्तन तो होगा ही, ठीक है। एल नीनो क्या है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एल नीनो क्या है? देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि गर्मी के कारण वायु दाब कम होने से तेज आंधी चलने की संभावना बढ़ जाती है तथा कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा होने लगती है। इस मौसमी प्रभाव को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो है ना, एल नीनो, ठीक है, ओके। आगे हम लोग दूसरा नंबर का प्रभाव हम डालते हैं, पेड़ों पर प्रभाव। पहला तो किस पर प्रभाव था? वैश्विक तापमान पर प्रभाव था। दूसरा पर पेड़ों पर प्रभाव, है ना। तो वायुमंडल में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने के कारण ये पौधे की जीवित रह पाएंगे। जो वायुमंडल में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने के कारण वे पौधे ही जीवित रह पाएंगे जो उच्च तापमान को सहन कर सकेंगे। अर्थात जो उच्च तापमान को सहन कर सकेंगे वही जीवित रहेगा। अर्थात जैव विविधता पर इस पर अत्यधिक प्रभाव रहेगा। मतलब जो कम तापमान को सहन करने वाले हैं ना, अधिक तापमान को सहन करने वाले नहीं है ना, वो मर जाएंगे। तो पेड़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे आता है जंतुओं पर प्रभाव। किस पर प्रभाव? जंतुओं पर। मतलब कहा जाए जो हरित प्रभाव है वहाँ जो गर्म होती है तो जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल बताया था, उसको समझ लेना कि क्या होता है
कि तापमान की वृद्धि होने के वरना जो ठंडे स्थल पर रहने वाले जो जीव होते हैं ना, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ़ पिघलने के कारण ना, जो मानव प्रदेश में जो बहुत सारे जंतु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आवास स्थल से बेघर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जंतुओं पर प्रभाव आ जाता है। मानव पर प्रभाव, मानव पर प्रभाव आप लोग सोच कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मानव पर होता है, ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ने से मस्तिष्क ज्वार, मलेरिया बीमारी, बहुत सारे क्या होते हैं इफेक्ट आने लग जाते हैं। मलेरिया नहीं कह सकते क्योंकि मलेरिया तो पौधे सॉरी मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है ना। लेकिन मस्तिष्क ज्वार है, ज्वार मतलब बुखार जी, ठीक है, ये सब होने लग जाती है। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो गया है, चार प्रभाव लिख लीजिएगा। एक आध प्रभाव कृषि प्रभाव लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कृषि पर प्रभाव, तो हरित गृह प्रभाव के कारण विभिन्न फसलों का उत्पादन घट जाएगा। समुद्री जल स्तर के वृद्धि कारण अनेक उपजाऊ स्थल जलमग्न हो जाएंगे। हरित गृह प्रभाव के नियंत्रण के उपाय, जीवाश्म ईंधन के दहन में कमी लाकर CFC जैसे गैसों के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी जाए। कृषि प्रक्रिया में रासायनिक खाद के उपयोग से विभिन्न हरित गृह गैसों का स्त्राव होता है, अतः उसकी जगह कार्बनिक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक खाद की जगह कार्बनिक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से हरित गृह प्रभाव कंप्लीट हो गई।